नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत, नए भारत का नया मीडिया, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। और आज हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं वो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। और मेरी आज की जो मेहमान है वो बहुत खास है क्योंकि पिछले 5 साल से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सबसे अहम बात, वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। हम सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपत्ति है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। मेरी मेहमान अंबर जैदी। अंबर, बहुत स्वागत है आपका ऐसा लाइव भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी कि आपने अहम मुद्दे को चुना चर्चा के लिए। बिल्कुल। अंबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्दी एक इस देश में पॉसिबिलिटी होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया, लगातार उसकी चर्चा हो रही है। लॉ कमीशन ने 1 महीने का समय पूरे देश को दिया है। आपने 5 साल पहले इसमें पिटीशन डाली थी, याचिका सुप्रीम कोर्ट में, और आपको क्यों लगा कि उस वक्त, क्योंकि मुस्लिम समुदाय अक्सर इसका विरोध करता है, उनको लगता है कि विविधता खत्म हो जाएगी, हमारा अपना पर्सनल लॉ है, लेकिन आपने एक मुस्लिम होने के बावजूद इसको लेकर याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ख़ासतौर से मुस्लिम समाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत सारे भ्रम पहले से हैं और आज भी हैं। अब जबकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद दोबारा से एक चर्चा गरमाई है, तो वो जो भ्रम है वो हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ लगे रहे हैं। लेकिन जो लोग समझ रखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी के भी धार्मिक अधिकारों या रीति रिवाजों का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जितना भी कानून को समझती हूँ या मैंने जो भी ग्राउंड पे समाज में कार्य किया है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर मुझे एक ऐसा मौका मिला कि बहुत छोटी उम्र से समाज में और लोगों के बीच काम करने का मौका मिला। 12 साल की उम्र से मैं सोशल वर्क में एक्टिव हुई जब मैं स्कूल में थी। तो ये मौका मुझे लगता है बहुत कम लोगों को मिल पाता है और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि मैं वो समझ पाई बहुत सही वक्त पर, और उसके लिए हम सब ने काम किया। मैंने ही नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन है, वो भी समाज में महिलाओं के लिए काफ़ी काम करती हैं, और मेरे पिता और हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग क्योंकि सोशल वर्क से जुड़े रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक ऐसी बात थी कि जिसको मैं समझ पाई समय रहते और जिसके लिए हमने काम किया ट्रिपल तलाक पर। हम सब जानते हैं कि वर्षों की लड़ाई रही ट्रिपल तलाक के ऊपर। उसमें चाहे ग्राउंड पे जाकर अलग अलग राज्यों में उन पीड़ित महिलाओं से मिलना हो, उनकी कहानी को डॉक्यूमेंट हमने किया और उस डॉक्यूमेंट को बनाया गया हिंदी और अंग्रेज़ी में और उसको प्रसारित भी किया गया। और जब वो प्रकाशित हुआ तो उस डॉक्यूमेंट का जिक्र रविशंकर प्रसाद जी, जो तत्कालीन कानून मंत्री थे, उन्होंने संसद में बहस के दौरान किया। यहाँ मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अंबर जैदी ने ट्रिपल तलाक को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी और शायद आपकी मुहिम का और आप जैसों की मुहिम का ही नतीजा है कि ट्रिपल तलाक अब इस देश में प्रतिबंधित है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी होना चाहिए, इसका ख्याल आपको कब आया? जी, मैं वहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं पूरा जो कहाँ से और कैसे ये ख्याल आया वही मैं आपको बता रही थी कि जब ट्रिपल तलाक पे हम लोग काम करते थे, अलग अलग महिलाओं से मिली इस देश के अलग अलग राज्यों में, जिनकी अलग अलग कहानियाँ थी और अलग अलग सबके चैलेंजेस थे, अलग अलग उनकी पीड़ा थी, जिससे समझ में ही आया कि अगर ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बन भी जाए तो मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिपल तलाक सिर्फ एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे मुस्लिम समाज की महिलाएं दो चार होती हैं। ट्रिपल तलाक उन सब पीड़ाओं में से, या जो उनके सामने जो बहुत चैलेंजेस रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ होने की वजह से, वो एक उनमें से एक मुद्दा था। तो समझ में ही आया कि ये सिर्फ यहीं पे लड़ाई ख़त्म नहीं होती, अभी और बहुत ज़्यादा कुछ करना है, बहुत ज़्यादा कुछ लड़ना है। कानून में हालांकि हमारे प्रावधान हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैंने ट्रिपल तलाक की बात की, ट्रिपल तलाक एक परेशानी है। दूसरी हम बात करते हैं जैसे कि शादी में अगर किसी महिला की सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें या उत्तराधिकार की बात करें, जो इनहेरिटेंस का एक राइट होना चाहिए, बराबरी का अधिकार, अडॉप्शन की बात हो, सक्सेशन की बात हो, या फिर 4 शादी की बात करते हैं तो वो एक महिला के अधिकारों का हनन है। एक पुरुष को 4 शादी का अधिकार है, लेकिन महिला को वही पुरुष घर से बाहर निकाल देता है, ना उसके गुजारे भत्ते की जिम्मेदारी, ना बच्चे की जिम्मेदारी, ना कोई एलिमनी, ना उसकी जायदाद में कोई खर्चा। तो महिला की कहीं पे भी, ना परिवार में उसके माँ बाप के और ना ही एक पति के घर में, महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी या उसके अधिकारों की सुरक्षा है ही नहीं। जबकि
एक स्टेट की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है हर एक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करना। आर्टिकल 14 समान अधिकार सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, लेकिन वो एनफोर्सेबल नहीं है हमारे कोड्स में। तो निकल कर ये आता है पर्सनल लॉ में। एग्जैक्ट नहीं हाँ। मैं कानून की बात कर रही हूँ। आर्टिकल 44 सबको समान अधिकार देता है। मैं कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ कहाँ पे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आर्टिकल 14 कहता है कि इस देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, सबके अधिकार समान हैं। लेकिन और दूसरी तरफ हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ये कहता है कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे आ जाता है, जब हमारे देश में धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज बने हुए हैं। जैसे कि हिंदू कोड बिल, क्रिश्चियन और सारे ही पारसी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज है धर्म के आधार पर, लेकिन वो कोडिफाइड हैं, जो कि जैसे कि हम सब देखते हैं कि अगर किसी को तलाक लेनी है हिंदू धर्म में, या सारी चीजें वो कानून से तय होता है। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, मैं आपको शाह बानो का एग्जाम्पल देती हूँ। 1985 में जब शाह बानो अपने गुजारे भत्ते के लिए उन्होंने मांग की कोर्ट से, अपने पूर्व पति से, और उसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली, तो कोर्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि यहाँ पर सीआरपीसी प्रिवेल होनी चाहिए या फिर पर्सनल लॉ। क्योंकि अब वो जो भी चैलेंज आएगा बोलेगा अच्छा ये तो चीज़ें यहाँ पे प्रिवेल होना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो भी चीज़ें बनेंगी उसके हिसाब से तय हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि मुसलमान महिलाओं को छोड़ दिया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी एनजीओस के हवाले, या फिर जो मुसलमान धर्म गुरु हैं उनके हवाले। तो मुस्लिम महिलाओं का हनन, उनके अधिकारों का हनन होता आया है। और उस वक्त भी आप सबको याद होगा कि वो एक इतिहास में भारत के एक ऐसा काला अध्याय है कि एक बुजुर्ग महिला अपने पति से गुजारे भत्ते के लिए जाती है और उसको कोर्ट से राहत मिलती है। लेकिन जो तत्कालीन सरकार थी वो उस वक्त किस तरह से लाखों मुसलमान इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए, उनके प्रश्न में आकर उस महिला को किस तरह से उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति के चलते, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ नाइंसाफी होती आई है इस देश की मुस्लिम महिलाओं की खास तौर से। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे कोर्ट्स में, जो जिसपे कोर्ट लगातार सुप्रीम कोर्ट कह दिया, उस वक्त भी कहा था कोर्ट ने कि सरकार से कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कुछ करना चाहिए, यूनिफॉर्म डिवोर्स लॉ पे कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी 76वें साल में ये बात करते हैं, जबकि संविधान सभा में उस वक्त कहा गया था, और उसका भी विरोध कर रहे हैं एग्जैक्टली उस वक्त कहा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, कितनी चर्चा है, कितने दशक और कितनी बहस, कब तक महिलाओं के अधिकारों का, और उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। और आप मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो सबसे ज्यादा विरोध करे। उनका ये कहना है कि हमारी विविधता, हमारे अपने संस्कार हैं, अपना कल्चर है, अपने रिचुअल्स है, वो खत्म हो जाएंगे। तो मतलब लोग ये सवाल करते हैं कि बहु विवाह अगर प्रतिबंधित होता है और मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो भी आज़ादी से तलाक अगर लेना चाहती हैं, उनकी भी इच्छा होती है, बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है, उनकी भी होती है, तो क्या आपत्ति है फिर? देखिए शीतल जी, जब भी किसी रीति रिवाज की बात की, सबसे पहले तो मैं कानून क्या कहता है उस पर बात करती हूँ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, वो हर एक नागरिक को भारत के धर्म फॉलो करने का अधिकार देता है कि आप किस तरह से, और वो इंडिविजुअल राइट है, किसी भी समूह का, किसी भी ग्रुप का या समुदाय का अधिकार नहीं है। शीतल राजपूत एज इंडिविजुअल मुसलमान धर्म फॉलो करना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, ये आपका अधिकार है। ये आपके पति भी आप पे फोर्स नहीं कर सकते, ना ही आपके माता पिता, ये आप अपनी मर्जी से चुन सकती। वैसे ही मेरे लिए लागू होता है। लेकिन यहाँ पर समूह निकल कर आते हैं और कहते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन है। आपको पर्सनली क्या आपत्ति है? और जब इस चीज को आधार बनाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है कि यहाँ पर तो आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, सब सारे ही महिलाओं को शादी के लिए लोगों को फेरे लेने पड़ेंगे, एक जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें भ्रामक हैं। और आर्टिकल 29 की भी बात ओवैसी जी ने की कि इस देश के प्रधानमंत्री को आर्टिकल 29 शायद समझ नहीं आता, जो प्लूरैलिटी की बात करता है या फिर जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट है उनको सिक्योर करने की बात करता है। देखिए, जब हम रीति रिवाजों की, रिचुअल्स की या फिर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे रीति रिवाज एज इट इज रहेंगे। आर्टिकल 25 या आर्टिकल 29 को, धर्म को या फिर रीति रिवाजों को कुछ भी नहीं होने वाला, वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर बात हो, और या फिर हम अगर रीति रिवाजों की भी बात करते हैं तो भारत का संविधान रीति रिवाजों की बात करता है, प्रथाओं की बात करता है, कुप्रथाओं की बात नहीं करता। बिल्कुल, सती भी तो एग्जैक्टली संविधान में प्रथाओं की बात है, ना कि कुप्रथा को। आप प्रथा के नाम पर कुप्रथा को
नहीं रहने दिया जा सकता। और अब आपने जो दूसरा सवाल बोला था कि इसका क्यों इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, देखिए धर्म के नाम पर ये सारी चीज़ों को लोगों को वर्गलाया जाता है, क्योंकि ये बात एक सत्य है, सब जानते हैं कि मुसलमान समाज में एजुकेशन की बहुत कमी है, लोग बात खुलकर खुद से समझना नहीं चाहते, और इस तरह के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे NGOs उनकी रहबरी करते हैं, और वो अपने इंटरेस्ट में, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सिर्फ 150-200 कुछ मौलाना हैं जो पूरे समाज का ठेका लेकर बैठे हुए हैं। इतने वर्षों में 1973 में इस NGO का गठन हुआ इंदिरा गांधी जी के समय में, और उन्होंने इसका गठन करवाया, और किस तरह से उसके बाद जो भी हमने देखा कि तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में उभरी, और उसकी वजह से मुसलमान समाज का क्या हाल हुआ है, मुसलमान समाज की स्थिति रिवर्स में रही है तभी से। इन NGOs ने मुसलमान महिलाओं के लिए, क्योंकि पर्सनल लॉ की जब हम बात करते हैं उससे प्रभावित सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चे होते हैं, क्योंकि अगर हम CRPC की बात करते हैं या फिर टैक्स लॉस की बात करते हैं, वो तो यूनिफाइड है, सबके लिए समान है, वहां पर किसी का भी इस्लाम खतरे में नहीं आता। लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो सब सड़कों पर निकल कर आकर कहते हैं इस्लाम खतरे में। 4 शादी करना किसका अधिकार हो सकता है? बहु विवाह, निकाह हलाला, निकाह मिस्यार, या फिर हम मुता की बात करते हैं, ये कौन से अधिकार हैं? ये इस्लाम में कुप्रथा है। इस्लाम की नजर से आप चाहे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात करें या किसी भी महिला हलाला भी, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ये अमानवीय है, चाहे इस्लाम की नजर से देखें या फिर संविधान की या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी आप मानवीय आधार पर, किसी भी स्टैंडर्ड से आप इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन टीवी पे बैठकर मेरे ही साथ कितने सारे लोग बोलते हैं कि हलाला पे हमें फक्र है, दुआ ऐसे हाथ उठा के, कई इस्लामिक देशों में बैंड है क्योंकि ये अनइस्लामिक है। और हलाला जैसी चीजों को तो मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड क्लैरिकल रेप है, इस सारी चीजों को तो बैन होना चाहिए। इनफैक्ट विद इन द कम्युनिटी रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं उठी, और वो स्पेशल प्रिविलेजेस वो एंजॉय करते आए सेक्युलरिज्म के नाम पर, और पॉलिटिकल पार्टियों ने वो होने दिया। और कहते हैं हर अच्छे से अच्छे इंसान की बर्दाश्त की हद होती है, कितना भी अच्छा इंसान हो एक दिन उसकी हद खत्म हो जाती है। और वही आज स्थिति इस देश में मुस्लिम महिलाओं की है, और यही वजह है कि आज महिलाएं अपने हक के लिए बाहर निकल रही हैं, और कोर्ट्स में बहुत सारी पिटीशन है, चाहे बहु विवाह के लिए हो या फिर हलाला के लिए हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी होती आई है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन फिर भी इस देश की मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार नहीं है। तो जब आप ये बातें करती हैं, मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करती हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो उठाती हैं, तो जो मौलाना है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आपको मिलती हैं? उनकी प्रतिक्रियाएं तो आप जानती हैं, हमेशा इल्जाम होते हैं, और जो भी कहा जाता है कि बीजेपी RSS के दलाल हैं और इनको तो पैसे मिलते हैं, और पता नहीं इस तरह की बातें। लेकिन जब भी हम कभी आपके साथ आमने सामने बैठ के हिम्मत हुई कि इस पर चर्चा हो, डिबेट हो? कोर्ट में ही सामने, क्योंकि इस तरह की जितनी भी याचिकाएं होती हैं उनका विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में करते हैं, उनके वकील मौजूद होते हैं हर दिन वहीं पे पूरा दिन। जो भी याचिकाएं होती हैं उनकी हियरिंग, उनको किस तरह से क्या करना है, वो इसका पूरा विरोध कोर्ट में करते हैं। तो बस कोर्ट में ही दूर से देखा दाखी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने टीवी डिबेट में कुछ अगर कोई नुमाइंदा उनका आता है तो वो बहस हो जाती है। पर्सनली मैंने कभी इस तरह के किसी से मिलने की, हालांकि जफर याब जिलानी साहब थे जिनका भी इंतकाल भी हो गया, हाँ जी, वो काफी मुझे देख के गुस्सा हो जाया करते थे, अक्सर टीवी डिबेट भी छोड़ दिया करते थे। ये बहुत हिम्मत का काम है, एक हिम्मत का काम है डिबेट पे, तो कहते मैं नहीं आऊंगा। ये बहुत हिम्मत का काम है, मतलब आसान नहीं है ये मुहिम, बिल्कुल जेन्युइन है, सही है, लेकिन आसान नहीं है, हम सब समझते हैं। बिल्कुल आसान तो कोई भी नहीं होता। जब भी आप राष्ट्र सेवा की, देश सेवा की बात करें, समाज की बात करें, तो आपने अंदर से ठान लिया होता है कि हमें ये करना है। और आप जब कोई चीज हम ठान लेते कि ये करना है तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आते हैं, लेकिन फिर नतीजे भी मिलते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक तो प्रतिबंधित हुआ। हम जब आप उसको पीछे मुड़कर देखते हैं और याद करते हैं कि कितना मुश्किल वक्त था, कितनी गालियां, कितने थ्रेट्स, कितना कुछ देखने के लिए मिलता था, और पूरा दिन टीवी डिबेट्स, ग्राउंड्स, इधर उधर जाना, लोगों से मिलना, उनको समझाना, उनकी बात कितना ट्रोल करते होंगे लोग आपको, बहुत ज्यादा ऑनलाइन इतनी ज्यादा थ्रेट्स आते थे, ट्रोलिंग होती थी, ये सारी चीजें। लेकिन अब जब मुझे कहीं से कॉल आता है किसी महिला का ऐसा इस तरह का कोई वाकया हुआ है, तो हमारे पास एटलीस्ट धाराएं हैं कि सही धाराओं में केस को दर्ज कराया जा सके, क्योंकि उससे पहले धाराएं ही नहीं थी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस में और उन सारी चीजें, उन धाराओं में केस रजिस्टर होते थे। और जब बहस होती थी तो कहते थे कि आपके पास डेटा कितना है, बताओ कितनी महिलाओं के साथ
ट्रिपल तलाक हुआ। जब सही डेटा ही नहीं है तो हम किस तरह से बता पाएंगे? सही अगर धाराएं होंगी तो उसमें पता चल पाएगा कि किस धारा के अंतर्गत कौन सा अपराध किसके साथ हुआ। तो बहुत जरूरी है कि पर्याप्त कानून होने चाहिए, पर्याप्त धाराएं होनी चाहिए, जिसकी वजह से हर एक नागरिक को या उनके अधिकारों की और सुरक्षा हो सके। उन अधिकारों के प्रति जागरूकता भी, अवेयरनेस होनी चाहिए। जो काम आप जैसे लोग कर रहे हैं, अमर, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून, हर धर्म, हर वर्ग, हर लिंग, कोई भी हो उसको एक ही कानून, उस पर सिविल लॉ होगा। क्रिमिनल लॉ तो एक है, ये सिविल लॉ भी एक ही होगा। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आपने 5 साल पहले इसको लेकर याचिका डाली, ये आपकी पहल और आप जैसों की पहल से बात आगे बढ़ रही है, अब शायद ये एक हकीकत भी बन जाए इस देश में। तो आप मुस्लिम महिलाओं को और महिलाओं को इन जनरल कैसे समझाएंगे कि ये क्यों उनके लिए अच्छा है और क्यों उनके लिए सही है? देखिए शीतल, बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपने अधिकारों की शायद जानकारी नहीं है या उनको नहीं पता है, क्योंकि वो जो मुस्लिम मौलाना है या स्कॉलर है उन्हीं की भाषा सुनती हैं, मानती हैं, या जो भी अनकंडीशनिंग बचपन से हो रही होती है उसमें उन्हीं बातों पर बिलीव करती हैं कि अच्छा जो मौलाना कह रहे हैं वही सही है, चाहे उसमें हमारे साथ कितनी भी हक तलफी हमारे अधिकारों का हनन हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं अब बदल रहा है। मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है, जब किसी को 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया जाता है, उसको उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसका गुजारा भत्ता, उसके बच्चे की जिम्मेदारी ना उसको माँ बाप की तरफ से, क्योंकि ज्यादातर वो महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं और इस तरह की थोड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, उनके माँ बाप भी उनका जिम्मा लेने में सक्षम नहीं होते, उनके साथ बच्चे होते हैं, खुद भी बेचारी कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो ना कोई काम कर सकते हैं, ना उनके माँ बाप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग लाइफ होती है। कोर्ट में जाने के लिए उनके पास लड़ने के लिए पैसे तक नहीं होते। तो वो महिलाएं जिनको जब ये हकीकत से सामना होता है कि उनके अधिकारों की कितनी सुरक्षा है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, तो वो महिलाएं इतने सालों में उनके साथ जो कुछ हुआ वो निकल कर कोर्ट्स में आई है, उनके केसेस हैं बहुत सारी बड़ी संख्या में। तो उनसे देखकर, क्योंकि जब आसपास आप देखते हैं कि एक मुस्लिम महिला के शौहर ने दूसरी शादी कर ली एक गांव में, एक शहर में, उसके परिवार में लोग देखते हैं कि हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ किस तरह की नाइंसाफी हुई, और वो मर्द उस औरत को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर ऐसे ही छोड़ देता है, दूसरी महिला के साथ चला जाता है। तो कितने लोगों के साथ, कितने लोगों का दिल दुखता है, क्योंकि एक महिला या किसी भी इंसान के साथ एक पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार होते हैं, कितने सारे लोगों का दिल दुखता है कि हमारे रिश्तेदार या हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ। तो लोगों ने देखे हैं इस तरह की वारदातें, इस तरह की हकीकतें, तो ये बात सबको पता है, सब जानते हैं। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हकीकत में सामने आ जाता है और अमली जामा इसको पहना दिया जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो वो जो कहते हैं वो करते हैं कि दो कानून कैसे हो सकते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा, और अगर उन्होंने कहा है तो उम्मीद मुझे बहुत ज्यादा है कि अगर मोदी जी ने इस तरह की बात की है तो जरूर इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और भारत में हमेशा से, जब मैं ट्रिपल तलाक पे काम करती तो मैं हमेशा ये कहती थी कि जिस दिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, मैं उस दिन ही भारत को सही माने में सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कह पाऊंगी और मान पाऊंगी। और जबकि इस पर अटैक करने वाले कह रहे कि ये इससे हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में। सेक्युलरिज्म के नाम पर तो आपने एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस आपने एंजॉय किए हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर आपको वक्फ बोर्ड मिला, आपको माइनॉरिटी कमीशन मिली, आपको माइनॉरिटी स्कीम मिली, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर आपने अपनी महिलाओं का जो सब्जुगेशन किया है, उनके अधिकारों का हनन किया है, ये अब और नहीं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां रही होंगी जो इस देश की महिलाओं के, करोड़ों महिलाओं का अधिकारों का हनन आज से नहीं 76 सालों से हो रहा है। हिंदू कोड बिल बना 1950s में, और क्या उस वक्त हिंदू समाज क्या रेडी था? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसको फोर्स किया गया, इन्फोर्स किया गया, लोगों ने माना, वो हकीकत बना, उसके बाद अमेंडमेंट्स भी आए, सारी चीजें हुई और समाज बदला और सशक्त हुआ। हमारे देश का जिस तरह से लोग हैं या जिस तरह से एक नेचर है कंट्री का, तो लोगों पर कोई भी ज्यादातर जो चेंजेस हैं वो विद इन द कम्युनिटी नहीं आ पाते, उनके ऊपर लागू करने पड़ते हैं। तो हमें मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा और समय लगाना चाहिए, बहुत देर पहले ही हो चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक हकीकत होना चाहिए। अगर समान अधिकार सुनिश्चित करता है संविधान, तो ये सौतेला व्यवहार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ क्यों? क्योंकि और धर्मों के लॉज तो कोडिफाइड है। हालांकि धर्म की बात होनी ही नहीं चाहिए अगर हम लोकतंत्र हैं, सही माने में सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो धर्म की बात होती है तो मुझे लगता है वो संविधान की जो मूल भावना है उनके विरुद्ध
जाता है। एक बार फिर वही जो मैं कह रही थी कि मतलब मुस्लिम महिलाओं को अगर बताना हो, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ये देखेंगी, आपको सुनेंगी, अमर आपको सुनती हैं, समझती हैं, फॉलो करती हैं, तो आप उनको कैसे समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उनको क्या क्या हक और एडिशनली मिलने जा रहे हैं? जी, तो मैं सबसे पहले तो कुछ 5, 7 या 10 चीजें होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलने वाली है और जो समस्याएं हर दिन मुस्लिम महिलाओं के सामने आती है। सबसे पहले तो उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन का जो ग्राउंड्स एंड प्रोसेस होगा वो प्रोसीजर सबका एक जैसा होगा, चाहे शीतल हो, अमर हो, क्रिस्टीन हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म से, क्योंकि महिलाओं की वो निकाह होता है, शादी ज्यादातर ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसका पति कहीं भी शादी कर लेता है, फिर वो दर दर घूमती हैं, उनकी FIR या कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होती। सबसे पहले सेम ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आता है सेम ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर फॉर डिवोर्स, सेम एज फॉर मैरिज, शादी के लिए एक ही उम्र जो पूरे देश में है, एग्जैक्टली फॉर एवरीबॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ हाँ, जेंडर, चाहे लड़का 18 हो या 21 हो, सबकी उम्र समान हो जाएगी। उसके बाद आपको उत्तराधिकार का या जायदाद में जो हक मिलता है, इनहेरिटेंस, वो आपको अपने माँ बाप की जायदाद में मिलेगा, बराबरी का अधिकार। अभी क्या प्रोविजन है अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुस्लिम हिसाब से? पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या आता है कि जो बेटे का, जैसे कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 75 रुपए अपने बेटे को देंगी और 25 पैसे आपकी बेटी के होंगे, तो जो बेटे का हक है उसका आधा ओके महिला को मिलता है, जबकि प्रैक्टिकली वो सब नहीं मिलता, मतलब समानता नहीं है बिल्कुल भी, प्रैक्टिकली वो 25% भी नहीं मिलता। तो एक जायदाद में हक, दूसरा अगर आपको बच्चा आपको नहीं हो रहा है या आपको नहीं करना है तो आप अडॉप्ट कर सकती हैं, आज की तारीख में अभी नहीं कर सकती जी। और एक मुस्लिम महिला अपने बच्चों की नेचुरल गार्डियन नहीं होती है, जो पिता होता है वो या उसकी फैमिली ही नेचुरल गार्डियन मानी जाती है। ओके तो अगर ये सब कुछ हो जाता है तो आप अपने बच्चे की कस्टडी या आप अपने बच्चे के ऊपर अधिकार लीगली आप उसको ले सकती हैं, मतलब खुलकर सांस आप लेंगी। Exactly, अभी बहुत सारी अभी मैं चीजें आपकी का एक इंटरव्यू Financial देख रही थी कि security। मुस्लिम महिलाओं के मुंह में भी जुबान आ जाएगी अगर ये हो जाए, उन्हें पंख लग जाएंगे उनकी ख्वाहिशों को। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद आता है अगर किसी का डिवोर्स होता है तो एलिमनी आपको मिलेगी, सेम ग्राउंड्स पे सेम प्रोसीजर सबके लिए होंगे, जो हिंदू महिला के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, सबको बराबर एलिमनी मिलेगी। और गुजारा भत्ता जो खर्चा है वो आपको मिलेगा, सबको एक जैसा मिलेगा, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो। और अगर जैसे कि ऐसा होता है कि किसी महिला का पति मर जाता है तो उसके सास ससुर की जिम्मेदारी बहू पे होती है, बहू ही टेक केयर करती है, लुक आफ्टर करती है। लेकिन अब अगर एक महिला अकेली है, सिंगल चाइल्ड है और वो मर जाती है तो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी भी उसके पति पर आएगी ताकि उनकी देख रेख करे। तो ऐसे सही बड़े सारे बदलाव हैं जो इस देश की मुस्लिम या इस देश की हर एक महिला को बराबरी का अधिकार मिलने वाला है। क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें और दूसरे पर्सनल लॉज में भी हैं जो कि क्योंकि हमारे देश में पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर बने हुए, तो सही कहीं कहीं पे जैसे कि क्लासेस में बात करते हैं, अगर कोई महिला दूसरे धर्म में शादी कर लेती है तो उसका जो अधिकार है अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से या उस सारी चीजों पे चला जाता है, तो अब उनको भी मिल पाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत सारी महिलाओं के लिए बदलने वाली है, जो महिलाओं के साथ इनजस्टिस होता आया है पर्सनल लॉज की वजह से। तो बड़ी जीत और बहुत बड़ी बात और बहुत मैं तो कहती हूँ मुझे शब्द नहीं मिल पाते अगर मैं सोचती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक हकीकत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा ये दिन रहेगा आजादी के बाद। बिल्कुल, बहुत यकीनन बहुत बड़ा दिन रहेगा। और वो लोग जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका धर्म न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आप दूसरे धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से चलने लगेंगे, बिल्कुल शीतल जी वो इसलिए करते हैं, बकवास तो है ही, वो किस लिए कर रहे हैं बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि वो क्यों कर रहे हैं इससे ज्यादा हमें समझना चाहिए कि वो हैं कौन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कतार में सबसे पहले आती है और वो जैसे कि मैंने बताया कि 1973 में किस तरह से इसका गठन हुआ और उसके पीछे का उद्देश्य, तो वो लोग जिनकी दुकान ही चलती आई है महिलाओं के अधिकारों के दमन पर,
वो किस तरह से उस दुकान को बंद कर देंगे जहां पर उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट रखना है, लोग आएंगे पैसा रख रख के बोरे भर भर के रख के जाएंगे। तो ऐसी दुकान कौन बंद करना चाहिए जहां पे ना आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, ना दुकान की मेंटेनेंस करनी है, ना दुकान का किराया देना है, सिर्फ पैसे ही पैसे आने। तो ऐसी दुकान कौन बंद करना चाहेगा? तो ऐसी दुकान के लिए तो कोई भी लड़ेगा। अगर बोलेगा भाई इस दुकान को बंद करो, यहाँ से उठा के लेके जाओ, तो वो लड़ाई लड़ेंगे ना। तो ये उनकी दुकान का सवाल है, उनकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। जो लोग इतने सालों से उन सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय करते आए हैं, तो अब नहीं, मुझे नहीं लगता कि सेक्युलरिज्म के नाम पर किसी के भी अधिकारों का दमन बर्दाश्त किया जाना चाहिए या उसको जस्टिफाई किया जाना भी चाहिए। और इस तरह के लोगों पे बात होनी चाहिए कि आखिर उनको कौन अधिकार देता है कि आप एक लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र जो संविधान से चलता है, वहां पर आप मुस्लिम महिला के अधिकारों की बात करेंगे और आपके वहां पर ना कोई महिला है, ना आप किसी महिला को सुनते हैं, ना रखते हैं, ना आपने आज तक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए कोई काम किया। तो आप कौन है, क्यों, और क्यों ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जाता है? क्यों महिलाओं के अधिकारों का जिम्मा एनजीओ पे या फिर इस तरह के धार्मिक संगठनों पे छोड़ दिया जाता है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमें वो बराबरी का अधिकार नहीं है? क्या हम सौतेले हैं या कहीं और से आए हैं? बहुत सारे सवाल हैं। संविधान से है, उस देश की सरकार से है। तो क्योंकि सरकार से, अगर कोर्ट से बात करें या सरकार से बात करें, दोनों से ही उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट ने तो बार बार कहा है, आज ही नहीं बहुत सालों से, दशकों से कोर्ट कहती आए हैं कि सरकारें कुछ करें। सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया। आज उम्मीद है, संविधान के निर्माताओं ने कहा था ये एग्जैक्टली कि ये होना चाहिए, इस पर चर्चा आगे चल के होनी चाहिए। जी, तो ये वही है ना, संविधान सभा में बात हुई, नेहरू जी की बात करें, अम्बेडकर जी की बात करें, सबने ये उनकी मंशा रही कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हकीकत हो, लेकिन कभी सरकारों की तरफ से वो पॉलिटिकल विल नहीं नजर आई। आज वो उम्मीद नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि इस पर काफी राजनीति भी हो रही है कि तो पॉलिटिकल चुनाव के मद्देनजर अगले साल लोकसभा चुनाव है, मुझे नहीं पता किसी की क्या नियत है, क्या नीति है। मुझे इतना पता है कि अगर ये हो जाता है तो इस देश की हर महिला को समान अधिकार होगा। और इस देश का जो हम एक न्यायिक तंत्र की बात करते हैं, जब भी कोई महिलाओं या कोई भी मुद्दा खड़ा होता है तो हम ये बात करते हैं शीतल जी कि अरे इतना समय लगता है, इंसाफ नहीं मिल पाता। हम कभी भी ये नहीं चर्चा करते कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे देश में कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा है पर्सनल लॉज की वजह से, धर्म के आधार पर, फिर उसका धर्म, उसका पंथ, इसका ये, उसका वो, इतने चैलेंजेस कोर्ट के सामने आते हैं, फिर जजेस की कमी, टेंडेंसी वो बढ़ती जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें सिंप्लीफाइड लॉज सबके लिए एक जैसे होंगे तो फटाफट कानून होगा, तो फटाफट जजमेंट्स भी होंगे। तो बहुत कुछ बदलने वाला है, चाहे हमारी एक न्यायिक प्रक्रिया की बात करें, महिलाओं के अधिकारों की बात करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी दिशाओं में एक बहुत अहम कदम है। बिल्कुल, नया भारत जिसकी बात होती है, सही मायने में नए भारत की ये बात हो रही है। बहुत धन्यवाद अंबर हमसे बात करने के लिए, और आपने इतनी अहम जानकारी महिलाओं को दी, जो भी हमारे दर्शक हैं उनको दी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।